नमस्कार, डेली डायरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अक्सर सभी माता पिता चाहते होते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने, और जो माता पिता खुद डॉक्टर या इंजीनियर होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आईएएस या आईपीएस अधिकारी बने। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि राजस्थान के एक छोटे से गाँव में पले बड़े हैं। एक ऐसा गाँव जहाँ पर आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनने का सपना देखना तक बड़ी बात है। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं प्रहलाद जी से और जानते हैं कि इन्होंने नरेगा से अपने आईपीएस अधिकारी बनने तक की जर्नी को कैसे शुरू करा और कहां तक पहुंचे। तो सर, हम आपसे पहली बात ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी जर्नी को किस तरीके से शुरू करा। जैसे कि आपने बताया, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूं, जहां पे आज भी लोग बाग खेती करते हैं मोस्ट ऑफली। मेरे गांव से तो मैं पहली बार नौकरी लगा था, सरकारी नौकरी। उसके बाद में भी जैसे मैंने सरकारी स्कूल से तो पढ़ाई करी थी 12वीं तक। उसके बाद जयपुर मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, ये सबसे बड़ी उनकी हिम्मत थी। वहाँ जाने के बाद मैं दोस्तों से मिला, तब मुझे जाके दुनिया के बारे में पता चला। और इस नौकरी के बारे में, आईएएस आईपीएस के बारे में तो मैं जब दिल्ली में आया 2012 में, तब मुझे पता चला था। तभी से मैंने ये पढ़ाई स्टार्ट करी और 3-4 साल में मेरा सफ़र यहाँ तक पहुँचा है। तो सर, अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो एक पहला सवाल जो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये कि अक्सर बच्चे जब सोचते हैं कि उन्हें आईएएस की प्रिपरेशन करनी है या आईपीएस की प्रिपरेशन करनी है, कई बार वो अपने दिल को समझा नहीं पाते। उन्हें लगता है कि क्या हम इस कसौटी पे खरे उतर भी पाएंगे कि नहीं। तो क्या आपको शुरू से अपने अंदर ये विश्वास था कि आप ये कर पाएंगे? हाँ, कहीं विश्वास तो था, पर कहीं डर भी रहता था, क्योंकि जैसे मेरा मीडियम हिंदी था और गांव से पढ़ा हुआ था। मेरा बेसिक जो एजुकेशनल ग्राउंड है वो भी इतना अच्छा नहीं था, पर खुद पे एक भरोसा था कि अगर करेंगे तो कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। और मेरा ये भरोसा ही इसी भरोसे ने काम किया कि मैं सफल हो गया 3-4 साल में ही। तो सर, जैसे कि आपने हमें बताया कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, और ये बहुत एक लोगों के दिमाग में गलत फहमी सी बनी हुई है, या इसे मैं गलत फहमी भी नहीं कहूँगी, एक ये विचारधारा है लोगों के दिमाग में कि हिंदी मीडियम से जो बच्चे आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं उन बच्चों के मुकाबले जो कि इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम देते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट तो होता है, क्योंकि जो जीएस के पेपर होते हैं उसके लिए जो मटेरियल होता है वो इंग्लिश का थोड़ा ठीक मटेरियल मिल जाता है और हिंदी में इतना मटेरियल उपलब्ध भी नहीं हो पाता। और जहाँ तक गाइडेंस की बात है तो हिंदी मीडियम वाले लड़कों को गाइडेंस भी ठीक से नहीं मिल पाता है छात्रों को, क्योंकि जो इंटरनेट पे जो सारी सामग्री है वो इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध रहती है। हाँ, हालांकि आजकल जो कोशिश करी जा रही है उसमें हिंदी मीडियम में भी, जैसे सरकारी साइट है हिंदी मीडियम में, PRS PIB आदि पे हिंदी में सब कुछ डाला जा रहा है, तो इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है उनको अभी भी। लेकिन हमारे देश में काफ़ी जनता, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि हिंदी में तैयारी कर रहे हैं अपने आईएएस की। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कोई टिप देना चाहेंगे अगर आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करते हो और आपको अपने ऊपर विश्वास है तो मीडियम इसमें कोई मायने नहीं रखता सफलता में। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको 2-4 नंबर कम मिल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी मजबूती है उस क्षेत्र को आप बढ़ाएं। जैसे ऐसे हो गया और सब्जेक्ट हो गया, उसमें शायद मीडियम का कोई रोल नहीं होता, तो आप उसमें इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। तो सर, जैसे कि जो पेपर पैटर्न होता है इंग्लिश और हिंदी, जो भी मीडियम, कोई पेपर पैटर्न जब होता है तो उसमें क्या हिंदी मीडियम में कुछ अलग चीज़ें होती हैं, या किस तरीके से ये विचारधारा आपको लगती है कि ये बनी है लोगों के दिमाग में? मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा सोचना है, तो जो हमारे जो प्रोफेसर्स होंगे, जो पेपर सेट करने वाले होंगे, वो सब लगभग इंग्लिश मीडियम से ही पढ़कर ऊपर तक पहुँचते हैं। तो उनकी जो विचारधारा है, जो इंग्लिश मीडियम वाले लड़के होते हैं उनसे उनकी विचारधारा थोड़ी मैच खाती है, हिंदी मीडियम वाली विचारधारा उनसे मैच नहीं खाती, तो इस वजह से कुछ नंबर का उनको लॉस होता है। मेरा तो यही सोचना है। तो जैसे कि अभी हमें प्रहलाद जी ने बताया हिंदी मीडियम के सफ़र के बारे में, तो मेरा आपसे यही कहना है जो कि प्रहलाद जी ने हमें बताया उसके बाद, कि अगर आप हिंदी मीडियम से भी आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो आप अपने दिमाग से इस डर को बिल्कुल निकाल दीजिए। जी प्रहलाद जी, तो बिल्कुल इस डर को निकाल दीजिए कि आप हिंदी से कर रहे हैं कि इंग्लिश से कर रहे हैं, अपनी मेहनत को पूरा रखिए तो आपका पक्का सिलेक्शन होगा। तो प्रहलाद जी, एक और चीज़ जो मेरे को आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छी लगी वो ये है कि मैंने ये जाना आपके बारे में कि आपने नरेगा में मजदूरी करी है। तो मुझे आप उस पूरे सफ़र के बारे में बताइए कि एक व्यक्ति जिसने नरेगा में मजदूरी करी, रक्षा मंत्रालय में नौकरी करी और अब आईपीएस अधिकारी बने हैं, तो इस पूरे सफ़र के बारे में मैं आपसे एक डिटेल में जानना चाहती हूँ, ताकि जो भावी हमारे आईपीएस अधिकारी है उन्हें पता लगे कि संघर्ष किस तरीके का होता है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 2005-06 में हमारे वहाँ पे उसी साल नरेगा लागू हुआ था, उसी साल क्या हुआ था कि जनवरी महीने में ओले गिर गए थे तो गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी।
तो हमें भी ज़रूरत थी काम करने की, क्योंकि वो तो बर्बाद हो चुकी थी। तो हमने काम भी किया था, पर उस टाइम गांव में जो सरपंच वगैरह होते थे, उन्होंने, मैं 3 दिन तक गए भी थे मैं और मेरी मम्मी, मेरे हमें लगाया भी नहीं था काम पे। वो दिन आज भी याद है मुझे ऐसे कैसे। उसके बाद मैं जयपुर गया, जयपुर जाके मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। पढ़ता था तो फिर दोस्तों से मिला, और जिन्होंने नौकरी कर रखी थी एक्चुअली, जो लगे हुए थे मेरे सीनियर्स, उनसे मिला। तो मेरा कॉन्फिडेंस, उसी दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी कर सकता हूँ दुनिया में, ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी नहीं लूँगा। और उस दिन के बाद आज तक मेरा कॉन्फिडेंस कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मैंने जो रेलवे में नौकरी करी, ग्रुप डी में, जिसे गैंगमैन बोलते हैं, वहाँ से मैंने अपने सफ़र की शुरुआत करी है सरकारी नौकरी की बोले तो। उसके बाद मैंने SBI में अपना हाथ आजमाया, SBI क्लर्क की नौकरी। तो 2009 में 10 तक 2 साल वहाँ पे नौकरी करी मैंने। वहाँ पे रहते हुए मैंने SSC बैंक PO की तैयारी जारी रखी। तो मेरा बैंक PO में भी सिलेक्शन हो गया SBI में। उसके बाद SSC में भी सिलेक्शन हो गया था मेरा, जो कि एक रक्षा मंत्रालय के अधीन सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकली थी। उसमें मेरा सिलेक्शन होने के बाद मुझे पुणे में पदस्थापित किया गया। पुणे में ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर्स का एक कार्यालय है, वहाँ पे मैंने नौकरी करी। वहाँ नौकरी करते हुए मेरा मेन मकसद यही था कि एक तो मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ, तो वहाँ पे मैं IAS की तैयारी कर सकता हूँ ठीक से, क्योंकि वहाँ पे गाइडेंस भी अच्छा है और वहाँ पे मेरे दोस्त भी रहते हैं। इसके अलावा मेरे को घर की जिम्मेदारियाँ भी देखनी पड़ती थी, क्योंकि मैं घर में अकेला बेटा हूँ अपने माँ बाप का, तो वो भी बीमार रहते हैं, वो उनकी वृद्धावस्था। इसके साथ ही मेरी बहनें हैं, 5 बहनें हैं, तो उनकी पढ़ाई से संबंधित और उनके कभी फीस जमा करानी है, कभी उनका फॉर्म भरना है, कभी एग्जाम दिलाने ले जाना है, ये सब भी मेरे साथ था। तो इसलिए मैंने दिल्ली की जॉब प्रीफर करी। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को डाला और 2012 में मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया। यहाँ आते ही मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी IAS की। और जैसे जगदीश जी हैं, ऐसे दोस्त मिले तो उनसे मैंने गाइडेंस लेना शुरू किया। 2012 में आने के बाद 2013 का जैसे ही चांस दिया तो मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। प्रीलिम्स क्वालिफाई होते ही मैंने उसी साल सब्जेक्ट भी नहीं लिया था मैंने उससे पहले तो, कि मेंस के लिए सब्जेक्ट, क्योंकि तब तक मैं थोड़ी ही तैयारी कर पाया था, उसी में मेरा प्रीलिम्स हो गया था। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट लिया, थोड़ी तैयारी भी करी, तो 3-4 महीने मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा और मैं इंटरव्यू से सिर्फ 10 मार्क से पीछे रह गया था। तो उससे मेरा हौसला और बढ़ गया कि नहीं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ भी नहीं है और मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना होता था, सुबह 9 से 5 ऑफिस रहता था, उसके बाद सुबह शाम ही पढ़ता था। इसके बाद 2014 की एग्ज़ाम भी दी। 2014 में भी वही रहा कि मैं 10 नंबर से फिर रह गया इंटरव्यू कॉल से। फिर मेरा हौसला तो कहीं गिरा नहीं, पर थोड़ी ऐसे मन में ठेस तो पहुंचती है कि चलो मैंने 2 साल हो गए। घर वाले भी कहते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, सबको ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप उनको कम टाइम, कहीं ना कहीं उनका टाइम आप इधर ले रहे हो, तो उनको प्रॉब्लम्स तो होती है। तो ये प्रॉब्लम्स भी आई मेरे सामने। इसके बाद मैंने 2015 की एग्ज़ाम भी दी, उसमें मेरा प्रीलिम्स ही फेल हो गया। तो तब लोगों ने मेरे साथ मजाक भी किया, कई लोगों ने कहा कि चलो छोड़ दो, अब आपसे नहीं होगा, आपको अच्छी नौकरी, मेरे इवन कि मेरे मम्मी पापा भी मेरे से कभी कभी बोल देते थे कि बेटा तेरे पास इतनी अच्छी नौकरी तो है, कितने साल हो गए तुझे पढ़ते हुए, अभी भी पढ़ता ही रहेगा क्या। और शादी भी, उसी साल मैंने शादी भी कर ली सबके दबाव में आके, कि ये भी एक, और मेरा भी सोचना था ये तो कि एक 25 साल की उम्र होती है आदमी की शादी करने की, और उस टाइम कर लेनी चाहिए आदमी को शादी। क्योंकि कई बार कई चीज़ें जिसे हम गलत मान रहे होते हैं या जिसके बारे में हमारी धारणाएं गलत बनी हुई होती है, वो अक्सर अच्छी बन के आती है और आपको सफलता दिला देती है। इसके बाद उस साल भी मैंने पढ़ाई जारी रखी, हालांकि 2015 में प्री फेल हो गई थी, पर फिर भी मैंने पढ़ाई जारी रखी क्योंकि मेरा हौसला नहीं मरा था। मैंने सोचा था कि अगर जिस फील्ड में हम आ गए या जिस रास्ते पे चल दिए तो पीछे मुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस रास्ते पे आगे चलना है, चाहे जो मिलेगा, भगवान को जो देना होगा, हमें अपनी मेहनत करनी है, ये करना है। मैंने गीता में भी पढ़ी थी ये चीज़ कि हमें अपना कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी, भगवान, क्योंकि भगवान तो देने के लिए तैयार बैठा है। अगर हमारे अंदर औकात है, हमारे अंदर मेहनत करने की कुर्बत है, तो हम जो भी चाहिए वो ले सकते हैं भगवान से। इसी सोच को आगे रखते हुए मैंने 2016 में भी तैयारी जारी रखी। हालांकि 2016 में मुझे थोड़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऑफिस से मुझे छुट्टी नहीं मिली क्योंकि वहाँ पर स्टाफ की कमी थी, उस वजह से मुझे 15-20 दिन की छुट्टी मिल पाई। लेकिन मैंने उस कमजोरी को दूर रखते हुए मैंने जो भी टाइम मिला, सुबह 3 घंटे, सुबह शाम को 3 घंटे और 1 घंटा लंच होता था, उसमें पढ़ाई जारी रखी और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर का यूज किया। और जो सरकारी वेबसाइट्स है जैसे PRS, PIB और जो रोजगार समाचार है, इसका मैंने भरपूर सहयोग लिया उन दिनों में। जो ऑफिस में भी मैं देख लेता था, कभी टाइम मिलता था, तो इनसे बड़ा सहयोग मिला और 2016 में मेरी मेहनत रंग लाई और अच्छी पोजीशन पर सेलेक्ट होकर IPS का पद पर प्राप्त हुआ।
तो ये एक बात हमें प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी बताई है कि आप कर्म करते चले और फल की चिंता बिल्कुल ना करें। तो अक्सर हमने भी ये बहुत बार देखा है कि जो बच्चे IAS या IPS के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। स्ट्रगल्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, प्रहलाद जी ने बिल्कुल सही बात बोली। स्ट्रगल से हर किसी को फेस करना पड़ेगा, लेकिन आप जीतते तभी हैं जब आप उन सभी स्ट्रगल्स को पीछे छोड़ के अपनी पढ़ाई में एकजुट लगे रहते हैं, और उससे आपका सिलेक्शन ज़रूर होता है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी इतने बड़े, इंडिया के सबसे बड़े लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, जो फ्यूचर में पढ़ रहे हैं या मेरे साथी हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि आप एक तो इसका बोझ ना ले, इस एग्ज़ाम का बिल्कुल तनाव ना ले, क्योंकि अगर आप तनाव लेंगे तो पहले से ही सिलेबस इतना बड़ा है, ऊपर से आपको कितने रोज़ कितना पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ना है, और दिन में भी कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो भी ये कहेंगे कि यार इतनी बड़ी चीज़ है, ये नहीं होगा। या कई लोग यहाँ पे जो मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, यहाँ की एक प्रॉब्लम हो रहा है कि कई लोग जो मिसगाइड और करते हैं लोगों को, कई चीज़ें ऐसी बता देते हैं जो चीज़ें कई रिलेटिव ही नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करें तो कोई अच्छा एक गाइडर रखें या कोई अच्छा टीचर रखें, और जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वही पढ़ें। फालतू में बहुत चीज़ें मिलती है, जैसे कि रेफरेंस बुक्स हैं, उन्हीं को प्रीलिम्स की तैयारी के फेज पर अगर आप देखना चाहेंगे तो प्रीलिम्स में थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड और करंट बेस्ड ज़्यादा इस टाइम आ रहा है। तो उसमें जैसे जो रेफरेंस बुक्स है, जैसे महेश वर्णवाल के लिए ज्योग्राफी की बुक महेश वर्णवाल जी की बहुत ही सफिशिएंट है। अगर आप पॉलिटी की बुक लेंगे तो लक्ष्मीकांत जी की बुक बहुत है, और पारिस्थितिकी की बुक परीक्षा वाणी की बहुत है ये बुक। अगर इसके अलावा भी आप पढ़ना चाहें तो वो आपकी काबिलियत है कि आप कुछ भी पढ़ो, पर वैसे अगर ये बुक्स पढ़ लेंगे तो भी बहुत है। अगर इसके साथ ही मेंस प्रीलिम्स की तैयारी तो एक साथ ही हो जाती है, आदमी को अलग अलग तो करनी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग आता है, पर यह है कि आप करंट से अपडेट्स रहें, क्योंकि आपका जो बेसिक है वो तो 1 बार 2 बार 5 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, पर उसके साथ आपको करंट से जैसे 2-3 न्यूज़पेपर डेली पढ़ने हैं, कि वो तो पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। क्योंकि आपकी जो डेली अगर कोई भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कोई हो रहा है भारत का किसी के साथ में न्यूज़ है कि भारतीय जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित न्यूज़ है, या भारत की संसद ने कुछ किया है ऐसा काम, या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो वो अगर आप 2-3 न्यूज़पेपर से पढ़ते हो तो आपका एक डायमेंशन ठीक हो जाता है और आपको वो न्यूज़ भी क्लियर हो जाती है। उसके बाद जब आप एक मंथली दर्पण में पढ़ते हो तो आपकी वो न्यूज़ लगभग क्लियर हो जाती है, और आपको जो मंथली जो आपका अपडेटेशन है वो होता रहता है, और ये बड़ी चीज़ है इसमें करने के लिए। इसके साथ ही आगे मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे हैं कि वो तुरंत अगर 1 बार फेल हो गए तो ऐसे सोचते हैं कि यार 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, तो भी ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस एग्जाम में जब आप पास हो गए ना 1 बार तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैंने 10 साल भी तैयारी कर ली तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा ऑनर है। मैंने अब जाके मुझे भी अब जाके एहसास हुआ कि एक गांव में, मेरे शहर में जहाँ भी जाता हूँ, दोस्तों में, सब जगह, ऑफिस में, सब जगह जो इज्जत मिली है, जो सम्मान मिला है, उससे इस जो सर्विस है IAS IPS इसकी डिग्निटी का पता चला है। तो आप हार नहीं माने, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप करने जा रहे हैं। हर किसी की, कई लोगों की तो औकात नहीं होती इसके बारे में सोचने की, कम से कम आप सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये भी आपकी बहुत बड़ी बात है। तो ये बात सर ने बिल्कुल सही कही कि फेलियर्स आते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, बहुत बार फेलियर्स आते हैं, पर अगर आप में वो बात है कि आप उसके बावजूद भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सकते हैं तो ही आप ये IAS बनेंगे। दिमाग में ये ठानना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ है कि IAS इस देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो आप इस सबसे बड़े एग्ज़ाम के लिए अगर जा रहे हैं तो मुसीबतें भी उसी लेवल की आएंगी। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे इस बारे में है कि अक्सर लोग जब IAS IPS के लिए तैयारी शुरू करते हैं तो उस समय सोचते हैं कि क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए। तो इन प्रिपरेशन में, इस पूरी की पूरी प्रिपरेशन में कोचिंग की कितनी भूमिका है? जैसे वर्तमान में जो UPSC का सिलेबस है उसमें अगर आप खुद पढ़ने वाले हो, अगर स्टूडेंट मेहनत करता है अपने हिसाब से सिलेबस को, एक बार सिलेबस को अपने सामने रखो, टॉपिक वाइज उसको क्लियर करो, तो मेरे हिसाब से तो कोई कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जैसे GS का पेपर होगा या प्रीलिम्स के लिए तो कोचिंग की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो सब आपको ही पढ़ना है। कोचिंग वाले एक बेसिक आपको फाउंडेशन करवा सकते हैं, और उसके बाद में पढ़ाई तो आपको ही करनी है। कोचिंग के भरोसे ये तो है नहीं कि आप फाइनल सिलेक्शन ले लोगे, ये है आपकी मेहनत ही तय करेगी कि आप कहाँ तक जाना है आपको। तो अगर आपको इजीली अवेलेबल है और आपके पास टाइम है और आपकी इच्छा भी है तो कर सकते हो। नहीं, वैसे कोई ये नहीं है कि कोचिंग के बिना आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। जैसे कि आज वर्तमान का जो सिलेबस है UPSC का, प्रीलिम्स का देख लो, मेंस का देख लो, उसमें कोचिंग का ज़्यादा रोल रहा नहीं है।
वर्तमान यूपीएससी के जो सिलेबस को देखते हुए, जैसे जीएस में मेंस के जो 4 पेपर होते हैं उनमें आपको करंट से अपडेट रहने की ज़रूरत है। जो पिछले साल का पेपर था, उससे पहले का जो पेपर था, उसमें सारा लगभग जो इंडिया का जो क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, यहाँ पर सरकार ने कौन कौन सी नई योजनाएं चलाई है, या जो सरकार पिछड़े लोग हैं उनके लिए क्या क्या कार्यक्रम चला रही है, शहरों के विकास के लिए क्या कर रही है, या इंडिया के जो आसपास का जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र हो गया, आसपास के देशों के प्रति क्या पॉलिसी रही है उन देशों की, यही मेन चीज़ पूछी जा रही है आपसे कि आप अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में कितनी अवेयर हो। और ये चीज़ें अगर आप डेली अपडेट रहते हो इंटरनेट के थ्रू, आपको इंटरनेट पे पढ़ने की इतनी चीज़ें मिल जाएगी कि अगर आप उनमें से कुछ चीज़ें जो अपने काम की चीज़ें छांट लेते हो तो आपको कोचिंग की तो कहीं ज़रूरत है नहीं। और मैंने पहले भी कहा है कि आपको फाइनल सिलेक्शन या आप कहाँ तक जाओगे ये आपकी मेहनत डिसाइड करेगी, कि आपकी कोचिंग नहीं। तो ये इंटरनेट जो सर ने बात बोली कि इंटरनेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुछ एक ऐसी आप वेबसाइट्स के नाम बताइए जो भी हमारे भावी आईएएस अधिकारी हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप साइट्स की बात करें तो जो मुख्य साइट्स हैं जिन पर आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपके लगभग काम आएगा ही, तो पीआरएस की साइट पे जितने भी बिल्स पेंडिंग है, जितने भी बिल पास कर दिए, या फिर जो भी लोकसभा में काम हो रहा है वो सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। जितना भी आपको पॉलिटी का और गवर्नेंस का इशू चाहिए वो सब। इसके अलावा आजकल अभी वर्तमान में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज है केंद्रीय सरकार की, उन सब ने अपनी वेबसाइट्स को हिंदी में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और जो भी उनका नया अपडेट होता है या कुछ भी योजना लॉन्च होती है, कुछ भी उनका नया होता है, वो हिंदी में भी वो लगभग डालते हैं। इसके अलावा जो एक गवर्नमेंट की साइट है PIB, उस पे जितने भी मिनिस्ट्रीज में या संसद में जो भी काम होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं वो सब उस पर रोज अपडेट होता है। उसके अलावा उस पर कुछ लेख भी आते हैं मंथली 10-15, जिनमें कि जो समकालीन जो कुछ भी मुद्दा चल रहा है उस पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी जो कि सरकारी ऑफिसर्स जो PIB में काम करते हैं उनकी, और जो देश के प्रतिष्ठित लोग हैं उनके लेख रहते हैं, तो वो भी बड़े फायदेमंद होते हैं आपको पढ़ने के लिए। ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा योजना और कुरुक्षेत्र 2 ऐसी पत्रिकाएँ हैं जो आपको मंथली लेनी है। और इनको क्योंकि मेंस के दौरान अगर आप किसी टॉपिक पर एक गहन अध्ययन चाहते हो या उसका पूरा अध्ययन करना चाहते हो, जैसे एसए के लिए किसी टॉपिक को तैयार करना है, तो कुरुक्षेत्र और योजना का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और वैसे कई कोचिंग्स की साइट है, उनका भी आप सहारा ले सकते हो, वो आपके हिसाब से कि आप किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना चाहते हो। तो ये सर ने हमें अभी बताया कि पीआरएस की वेबसाइट बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और कुरुक्षेत्र, योजना मैगजीन, तो जितने भी हमारे भावी एस्पिरेंट्स जो हमारे आईएएस के हैं वो सुन रहे हैं इस चीज़ को, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मैं कहूँगी। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे इस बारे में है कि अगर जैसे कोई बच्चा है वो सोचता है कि चलो ठीक है मेरे को आईएएस के लिए प्रिपेयर करना है, पर आईएएस एक बहुत लंबी चीज़ हो जाती है, एक बहुत लंबे समय के लिए आपको नहीं, आप इस चीज़ से नहीं, मेरे हिसाब से कुछ लंबा नहीं है अगर मेहनत करो तो। क्योंकि मैं तो नौकरी करता था, सरकारी नौकरी, मुझे तो सुबह शाम का टाइम मिलता था। अगर मैं 4 साल में नौकरी के साथ करता हूँ, तो जिसको अगर ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पास टाइम भी है, तो वो 1 साल में आराम से कर सकता है अगर अपनी मेहनत पर। तो सर ऐसे फिर तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नौकरी करते हुए आईएएस के बारे में सोच रहे हैं, तो सर आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करें कि वो नौकरी और आईएएस की प्रिपरेशन दोनों को साथ में चला सकें? मैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं और आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि इस जो ये तैयारी होती है इसमें सबसे मेन चीज़ है कि आप रेगुलर रहें। चाहे आप डेली 1 घंटा पढ़े, आपको अगर 2 घंटे मिल रहे हैं तो 2 घंटे ही पढ़े, पर पढ़े रेगुलर। कभी भी आप ये नहीं है कि 10 दिन नहीं पढ़ रहे फिर 10 दिन पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका कोई मतलब नहीं होगा। तो एक तो रेगुलर रहना है, उसके बावजूद आपको 1-1 मिनट का ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि हमारे पास जो लोग 24 घंटे ये काम कर रहे हैं, उसके अलावा हमें 5-6 घंटे मिल रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पढ़ना है। और वो जो लोग फ्री रह के सारे दिन वो पढ़ रहे हैं, वो काम हमें इतने से कम समय में करना है। इसके अलावा संडे सैटरडे की छुट्टी रहती है, उसका भी आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो। तो यही है, ये एक स्ट्रेटजी बना के चलें और ऑनलाइन माध्यमों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और वैसा कुछ नहीं है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ये अपने मन में ख्याल रखें। तो सर अभी हम आपसे थोड़ी सी आपकी पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में बताया कि 2015 में आपकी शादी हो गई थी, और ये बहुत कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो आपकी ज़िंदगी में महिला का हाथ किस तरीके से था?
ये तो आपको भी पता है कि मेरी शादी होने के बाद मुझे सफलता मिली है, तो कहीं ना कहीं तो उनका हाथ है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा कि कई लोगों के मन में ये होता है कि शायद शादी करने के बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसी काम में बिजी हो जाते हैं या हमारे ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन आप इसको किस वे में लेते हो ये आपके ऊपर है ना, कि आपकी शादी हो गई और आप उसको नेगेटिव वे में ले रहे हो तो शायद वो आपके लिए वैसा ही सिद्ध होगा। लेकिन मैंने इसको कभी नेगेटिव नहीं लिया, और जैसा कि रिजल्ट भी बता रहा है कि और मेरी वाइफ ने मेरे साथ सहयोग भी किया, पढ़ाई लिखाई में भी करंट्स के टॉपिक भी तैयार कर लेते थे, कभी हम डिस्कस भी कर लेते थे। इसके अलावा और भी जो तनाव मैनेजमेंट होता है उसमें भी काफ़ी रोल रहा है। उनसे कई बातें होती है जो स्टूडेंट्स कह नहीं पाते, मम्मी पापा के साथ शेयर नहीं कर पाते, वो सब बातें भी कर सकते हो आप। और इसके अलावा अगर आप वो पढ़ने वाली है तो आपको और भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो आपको इसको पॉजिटिव वे में ही लेना है, क्योंकि दुनिया जो कहती है वो कभी कभी हकीकत नहीं होती, हकीकत कुछ और होती है, जो आप खुद ही अगर महसूस करते हैं तभी आपको पता चलता है। तो ये बात बिल्कुल सर ने कही कि चाहे आपकी शादी भी हो गई हो, लेकिन अगर आपका साथी आपको सहयोग करने वाला है तो आपको सफलता से कोई भी नहीं नकार सकता, सफलता आपके पास आएगी ही आएगी। तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो भी आपकी पारिवारिक ज़िंदगी में, जैसे आपने बताया कि आपको 2015 का प्रीलिम्स था जो कि आप क्लियर भी नहीं कर पाए थे, तो उस वक्त उस दौरान जो मेंटल प्रेशर एक बच्चे के दिमाग में होता है, क्योंकि मुझे शादी भी फेस करनी है, मेरा प्रीलिम्स में भी नहीं हो पाया है, तो वो जो एक मेंटल प्रेशर होता है, उस मेंटल प्रेशर को आपने किस तरीके से उस वक्त फेस करा, ताकि जो हमारे भावी IAS अधिकारी हैं वो नहीं समझ आए कि इस तरीके के मेंटल प्रेशर को आप किस तरीके से डील कर सकते हैं? जब मेरा प्रीलिम्स फेल हो गया तो 1-2 दिन तो मुझे भी बुरा लगा कि शायद मेरा रास्ता अब रुक नहीं जाए, कहीं मैं भी तैयारी नहीं कर पाऊँ, या और लोगों ने भी ऐसा ही कुछ कहा। तो लेकिन उसके बाद में मैंने इस टाइम का भी सदुपयोग किया। जैसे कि मैं हिंदी से MA कर रहा था उस टाइम पे, तो मेरा MA क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने नेट JRF के लिए ट्राई किया, उससे मेरा एक तो हिंदी मेरे पास सब्जेक्ट था तो वो अच्छा हो गया, और शायद कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मुझे 2016 की मेंस में मिला। उसके साथ मेरा नेट JRF भी हो गया। तो इसलिए आप, अगर आपको कुछ ऐसा होता है आपके साथ, मैं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अगर ऐसा होता है तो आप उस टाइम का भी सदुपयोग करें अपने हिसाब से। जैसे कि उस समय पे आप अपने मेंस की और अपने सब्जेक्ट के जो पेपर्स हैं उनको तैयार करने में लगाएं, और जितना भी हो सके उसको तैयार करें। और नेगेटिव प्रेशर्स को कैसे भी, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा घर वालों से बात करें, घर पे रहें, या फिर अपने जो दोस्त सर्किल है उसमें बात करके कैसे भी अपने प्रेशर को हैंडल करें। क्योंकि जो प्रेशर होता है, अगर उसको आपने हैंडल कर लिया तो ये भी एक बड़ी बात है UPSC में, कि प्रेशर हैंडलिंग भी बड़ी बात होती है। कई लोग क्या है, थोड़ा सा प्रेशर होता है उसी को हैंडल नहीं कर पाते, और अगर आप प्रेशर में रहोगे तो इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी सोच वो कैसे नहीं कर पाओगे, कैसे मेंटेन कर पाओगे। जैसे कि मेरे साथ भी ये सब था कि फैमिली का भी प्रेशर था, नौकरी भी थी, पढ़ाई भी थी, इन सब के बीच में संयोजन करना था, तो थोड़ा मुश्किल तो था, पर मुश्किल ही था, वो असंभव तो नहीं था ना, और वो मैंने किया भी है, तो आप भी कर सकते हो। जी, तो मतलब इस चीज़ में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि मुश्किल और असंभव क्या चीज़ें हैं। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आ सकती हैं, पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो आपको असंभव कह दे। तो ये बात आपने बहुत सही बोली। तो सर मैं एक और चीज़ जानना चाहती हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें असफलता को एक बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है। ऐसा मान लिया जाता है अगर आप असफल हो गए तो आप लूज़र हो गए। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी आपको ये जो आज आके इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी है, उसके पीछे इतनी सारे असफलताएं भी रही हैं, तो उन असफलताओं का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल रहा? आप जो आज हैं, जो व्यक्तित्व आपका है, उसमें आप उस असफलता का क्या रोल रहा? कहते हैं कि अगर आदमी असफल नहीं होता तो वो सफलता का मज़ा पूरी तरह से नहीं ले सकता, और सफलता का पूरा जो मज़ा है वो चखने के लिए आपको असफल होना ज़रूरी होता है। और अगर आप असफल हुए हैं और उससे आपने पॉजिटिव लिया कि मैंने ये काम नहीं किया था, इस वजह से उसका आपने गहन विश्लेषण किया, और जो कमजोरियां आपकी रह गई थी जिस वजह से आज आप असफल हो गए थे, उन कमजोरियों को अगर आप दूर कर लेते हो तो आप, जो आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होता है, आप उससे कहीं आगे जाओगे। क्योंकि ये एक नौकरी ऐसी है IAS IPS की जिसमें आपको दिन उठते या एक दिन में कई तरह के परेशानियों को फॉलोअप करना है। तो उन परेशानियों को फॉलो करने के लिए आपको पहले भी आपके अंदर थोड़ा ये होना चाहिए कि आपने संघर्ष किया हो।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि असफलता आपको संघर्ष करना सिखाती है, संघर्ष को आप बेहतर तरीके से करके कैसे सफल हो सकते हो यही सिखाती है असफलताएं, और इसी वे में आप अगर लोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। तो प्रहलाद जी, ये जो असफलता का दौर होता है, जैसे कि आपने भी कहा कि ऐसे वक्त में बात करना ज़रूरी होता है। आप जितना बात करेंगे अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, उतना अच्छा रहेगा। और अक्सर बच्चे अपने माता पिता से इतना खुल के बात नहीं कर पाते, तो ऐसे में दोस्त बहुत काम आते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में इस कठिन पड़ाव के दौरान आपके दोस्तों का कितना सहयोग रहा? जैसे कि आपने कहा माता पिता से नहीं कर पाते, मैं तो अपने माँ बाप से भी पूरी बात करता था और उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे ये बताया कि नहीं बेटा तू कर सकता है, उनका भी ये था। इसके साथ ही मेरे दोस्त हैं जिनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे जगदीश जी हो गए, विष्णु हो गया, सूरज हो गया, देवेंद्र, डीसी और राजेश, इनका भी बड़ा सहयोग है। क्योंकि जब असफलता का दौर होता है या तब ये बड़े काम आते हैं, या फिर आप किसी क्वेश्चन में परेशानी महसूस कर रहे हो, किसी टाइम परेशानी, पढ़ाई का प्रेशर इतना है, तब दोस्तों की बड़ी ज़रूरत होती है और तब इन्होंने बड़ा सहयोग किया है। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी। तो इस बार हमारी ऑडियंस बहुत लकी हो गई है कि इनके बहुत प्रिय मित्र जगदीश पांडे जी भी हमारे साथ हैं। तो जगदीश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब सर का इतना कठिन पड़ाव चल रहा था, इतना कठिन वक्त चल रहा था, तो उस दौरान आपने सर को किस तरीके से संभाला? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, आपने मुझे इस साक्षात्कार में शामिल किया। प्रहलाद के बारे में मैं कुछ संक्षेप में बहुत कुछ बोलना चाहूँगा। प्रहलाद ने, जैसा कि आप भी जान रही हैं, कि संघर्ष बहुत किया अपने जीवन में। संघर्ष की इसकी कहानी अभी तक बनी हुई है। अभी भी ये नौकरी कर रहा है और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग कर रहा है, और अब दिसंबर में ये भारतीय पुलिस सेवा की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भी जाएगा। तो इसकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। इसने छुट्टियों में भी क्या कहते हैं परिवार की देखभाल भी की, क्योंकि परिवार का ये एकमात्र इकलौता पुत्र था। उसके बाद अपनी तैयारी भी की, और हम लोग जो अभी नौकरी भी नहीं कर रहे हैं और दिन भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रहलाद के बराबर अंक नहीं ला पाते हैं। तो मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा इस बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये IPS के पद में जाने के बाद, जो कि कुछ ही महीनों में ये IPS की ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है, तो पूरी ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि ईमानदारी इसके खून में दिखती है। ये अभी भी क्या कहते हैं रेलवे बोर्ड में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, तो वहाँ ये एक भी वहाँ का मिसयूज नहीं करता आइटम का। खुद कभी कभी मैं इससे बोलता हूँ कि यार कुछ जेरोक्स कराना है, कहता है बिल्कुल नहीं, तुम बाहर मेरे पैसों से करा लो, डिपार्टमेंट से कोई सामग्री नहीं ली जाएगी। तो मैं इसकी ईमानदारी को भी सैल्यूट करता हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक अच्छा ब्यूरोक्रेट, अच्छा पुलिस अधिकारी देश को इसके रूप में मिल रहा है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो यहाँ हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिला प्रहलाद जी की पर्सनालिटी के बारे में, एक ईमानदारी। तो ये चीज़ भी होनी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल पढ़ाई से ही काम नहीं चलेगा, वो व्यक्तित्व होना, वो ईमानदारी, वो देश के लिए कुछ करने का जज्बा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पांडे जी, मैं आपसे इस बारे में और जानना चाहूँगी, थोड़ा और ढंग से, थोड़ा और विस्तार में, कि जब सर तैयारी कर रहे थे उस दौरान में कई बार ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब सर ने सोचा होगा कि बहुत हो गया, मुझसे नहीं हो रहा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। सर आपका जैसे फेलियर भी रहा था, तो उस वक्त जब सर परेशान होते थे तो आप किस तरीके से उन्हें संभालते थे? हाँ, मैं ये इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे वर्ष 2015 में प्रहलाद का प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, और उस वर्ष में मेंस दे रहा था। तो प्रहलाद कह रहा था कि कोई बात नहीं यार, अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ, तेरा सिलेक्शन इस बार हो जाए। तो इसने समय का यूटिलाइज किया। यह बात क्या कहते हैं, इसने उस साल हिंदी साहित्य से MA किया और नेट JRF भी किया, और इस बात को समर्थन भी इस वर्ष जब हमारी मुलाकात ऑनरेबल श्री SY कुरैशी सर से हुई थी, जो देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था। इसने उस पर चर्चा की थी कि आप जब आपकी कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाती है जो वर्स्ट पोस्टिंग है, तो आप वहाँ कुछ अपना स्किल का डेवलपमेंट करिए, अपने नॉलेज को दिखाइए, वहाँ किताब लिखिए या कोई PhD कर लीजिए। तो वो गुण प्रहलाद में पहले से हैं, जो एक ब्यूरोक्रेट का लंबा अनुभव उस दिन हमें देखने को मिला, प्रहलाद में वो गुण पहले से हैं। तो ये मल्टी डायनेमिक पर्सनैलिटी के रूप में देश के सामने एक पुलिस अधिकारी के रूप में जा रहा है, और मेहनत तो इसने निसंदेह की है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के दौरान इसने सेल्फ स्टडी ज़्यादा की है। कोचिंग पर इसकी भूमिका बहुत कम है। ये मेरे से खुद कहता है यार कोचिंग के पैसे मत लगो, सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मैं इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ करूँगा वो कम होगी। तो प्रहलाद जी, अब जब आप इतनी ऊंचे ओहदे पर पहुंच चुके हैं, तो आपका देश के लिए क्या करने का इरादा है? इस समय जैसे हम सुनने में भी आ रहा है, देखने में भी आ रहा है, एक तो महिलाओं के साथ ज़्यादा जो अत्याचार हैं वो बढ़ रहे हैं, कुछ दिनों से देखने में आ रहा है। तो इसके प्रति मेरी जो पॉलिसी रहेगी, जहाँ भी मैं नौकरी करूँगा, इसके प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी मेरी। और एक जो हमारे समाज में कुछ गरीब तबका है या जो सबसे पिछड़ा आदमी है, उनके प्रति जो मेरी काम करने की नीति रहेगी वो गांधी जी की नीति रहेगी कि
आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो ये सोच के करो कि उससे जो समाज का सबसे गरीब आदमी है उसको क्या फ़ायदा होगा। और इसी तरह से मैं संवेदनशील होते हुए काम करूंगा। और जो नए भारत का जो संकल्प है, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त, सांप्रदायिकता मुक्त और गरीबी मुक्त, स्वच्छता से युक्त भारत, उसके लिए भी मैं काम करूंगा। तो मैं ये सही में बताना चाहूँगी कि ये बहुत एक नॉलेजेबल इंटरव्यू रहा आपके साथ। हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें जानने के लिए मिली, और जैसे कि मुझे पता चला है कि आप अब आगे भी देंगे दोबारा से इस एग्ज़ाम को IAS बनने के लिए, तो मैं उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। और डेली डायरी न्यूज़ की तरफ से आपकी इस मेहनत का जो रंग लाई है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ प्रहलाद मीणा जी, जिन्होंने इस साल IAS का एग्ज़ाम क्रैक किया है और इस वक्त IPS की पोस्ट पर हैं। तो इसी तरीके से आप इनकी सक्सेस स्टोरी को आपने सुना, समझा, इसी तरीके से आप मेहनत करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।